चाओ हुआ हर दिन एक कप स्नोकिंग पीती थी। खबर फैल गई थी कि अगर कोई उसे उसकी फेवरेट ड्रिंक लाकर देगा तो वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए हाँ कर देगी। ये सुनकर स्कूल के सारे लड़के पागल हो गए थे। रोज कोई ना कोई स्नोकिंग खरीद कर उसकी टेबल पर रख देता था, लेकिन उसने कभी किसी का पैकेट तक नहीं खोला और सब कूड़ेदान में फेंक दिया। कल तक जब मैंने गलती से अपनी बची हुई आधी पी हुई मिल्क टी उसे दे दी तो उसने सबके सामने उसे एक ही घूंट में पूरा पी लिया। जब हम पहली बार मिले थे तो वो एक छोटे से गोल मटोल बच्चे की तरह मेरे घर के दरवाजे पर अकेली बैठी थी। मुझे लगा कि वो भी मेरी तरह एक छोड़ी हुई बच्ची है, इसीलिए मैंने बिना कुछ सोचे उसे अपने घर के अंदर बुला लिया। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लिया, उसी वक्त पास में शिफ्ट हुई जियांग फैमिली में हड़कंप मचा हुआ था। जियांग फैमिली की वो लाडली छोटी लड़की गायब हो गई थी, और सबसे बुरी बात ये थी कि उसे बचपन से ही बहुत गंभीर ऑटिज्म, अपने में खोए रहने की बीमारी था, और वो कभी घर से बाहर अकेले नहीं निकली थी। जियांग के पिता ने उसी वक्त पूरे विला एरिया को सील करवा दिया और कसम खाई कि जमीन खोदकर भी उसे ढूंढ निकालेंगे। जब जियांग के पिता टेंशन से पागल होने वाले थे, तभी उन्हें अचानक एक घर से हल्की सी लाइट आती दिखी। वो चुपचाप पास आए और दरवाजे के छेद से अंदर देखा तो सामने का नजारा देखकर वो वहीं सुन्न रह गए। हल्की सी रोशनी में उनकी ऑटिज्म वाली बेटी मुझे कस कर गले लगाए हुए थी और मैं गहरी नींद में सो रहा था। उसकी नीली आंखें किसी खाने को बचाने वाले छोटे भेड़िए की तरह दरवाजे के बाहर घूर रही थी। अगली सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि एक अनजान आदमी सोफे के सामने बैठा हुआ मुझे घूर रहा था। एक ही रात में जियांग के पिता ने मेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया था। वो मेरे सामने बैठे थे और उनकी नजरें मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे मेरे आर पार देख लेंगी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने धीरे से पूछा, क्या जियांग जिंगशुआन गलती से खो गई थी? जियांग के पिता ने सिर हिलाकर हाँ कहा और मुझे बताया कि जियांग जिंगशुआन को बहुत गंभीर दिमागी बीमारी है और कल रात विदेश से आते ही वो भाग गई थी। तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। 6 साल के मुंह बच्चे को क्या पता था कि इस बात की क्या कीमत है। इस वक्त वो छोटी सी जियांग जिंगशुआन पूरी रात जागने के बाद मेरी बाहों में गहरी नींद सो रही थी। जियांग के पिता को लगा था कि मुझ जैसा नाजायज और छोड़ा हुआ बच्चा इस मौके का फायदा उठाकर कोई महंगा खिलौना मांगेगा या अपनी किस्मत बदलने को कहेगा, लेकिन मैंने जल्दी से उनके कपड़े का कोना पकड़ लिया। मेरी आंखें लाल हो गईं और मैंने पूरी फिक्र के साथ उसे देखते हुए कहा, वो बहुत अच्छी है अंकल, प्लीज उसे इतनी आसानी से मत छोड़ना, ठीक है? जियांग के पिता एकदम सन्न रह गए और उनकी आंखों में एक गिल्ट, पछतावा आ गया। उन्हें अचानक ख्याल आया कि असली छोड़ा हुआ बच्चा तो मैं हूँ जिसे उसके माँ बाप ने फेंक दिया, फिर भी मैं उनसे उनकी बेटी को ना छोड़ने की भीख मांग रहा हूँ। बाद में उन्होंने लाल आंखों से हाँ कर दी और मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन मैंने जोर जोर से सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं उनके पीछे पीछे लोहे के गेट तक गया और जियांग के पिता को उसे गोद में उठाकर कार में बैठाते हुए टकटकी लगाए देखता रहा। मेरी आंखों में वो जलन छुप नहीं पा रही थी। उसके पापा उसे लेने आए हैं, कितना अच्छा है ना। मुझे हमेशा लगता था कि शायद मैं पहले बहुत ज्यादा चिपकता था, इसलिए मम्मी पापा ने मुझे छोड़ दिया। अगर मैं अभी की तरह अपने पैरों पर खड़ा रहूंगा तो एक दिन वो भी मुझे घर ले जाने जरूर आएंगे। अपने सूने घर में वापस आकर मैं एकदम कड़क और सूखे बिस्किट चबाने लगा। मेरे आंसू ठंडे दूध के गिलास में टपक रहे थे। खाने के बाद मैं रोज की तरह छत के नीचे अकेला बैठकर इंतजार करने लगा। दोपहर के 2 बजे एक काले रंग की महंगी कार झटके से मेरे गेट के बाहर रुकी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैं पागलों की तरह बाहर भागा। वो मम्मी पापा मेरे मुंह से निकलने ही वाला था कि मेरे गले में ही अटक गया। कार का दरवाजा खुला और अंदर से जियांग के पिता ही बाहर आए। उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा टेंशन थी। उन्होंने मुझे एक झटके में पकड़ लिया और मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मिन्नतें करते हुए बोले, बच्चे, अंकल की बेटी बहुत बीमार है, लेकिन वो किसी भी तरह इलाज करवाने को तैयार नहीं है। क्या तुम अंकल के साथ घर चलकर उसे समझा सकते हो? असल में जब जियांग जिंगशुआन की आंख खुली तो वो बहुत ज्यादा भड़क गई थी। वो किसी को खुद को छूने नहीं दे रही थी और चेकअप के लिए बिल्कुल नहीं मान रही थी। मुझे याद आया कि टीचर ने कहा था कि अनजान लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब मैं सोच ही रहा था तभी जियांग के पिता ने कहा, उसकी माँ एक साइंटिस्ट है और काम की वजह से वो उसके साथ नहीं रह सकती। अगर जियांग जिंगशुआन का सही टाइम पर इलाज नहीं हुआ तो उसकी माँ शायद उसे कभी नहीं देख पाएगी और वो भी शायद अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाएगी। ये बात किसी सुई की तरह मेरे दिल में चुभ गई। मैंने अपनी सारी हिचकिचाहट छोड़ दी और तुरंत सिर हिलाया। ठीक है अंकल, हम जल्दी चलते हैं। जियांग के पिता ने मुझे गोद में उठाया और तेजी से कार की तरफ भागे। 10 मिनट बाद कार एक बहुत बड़े विला के सामने रुकी। जियांग के पिता मुझे गोद में लेकर तेजी से चलते हुए एक भारी दरवाजे के सामने पहुंचे और मुझे नीचे उतारा। उन्होंने दबी हुई आवाज में मुझे फुसलाते हुए कहा, तुम खुद अंदर जाकर दरवाजा खोलोगे, ठीक है? मैंने सिर हिलाया, पूरी हिम्मत जुटाकर अपने छोटे हाथ बढ़ाए
और उस भारी दरवाजे को जोर से धक्का दिया। कमरा एकदम अंधेरे में डूबा था, पर्दे पूरी तरह से बंद थे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे पीछे जियांग के पिता ने माथा सिकोड़ा और इधर उधर देखने लगे, लेकिन मुझे जैसे कोई एहसास हुआ और मैं सीधा एक तरफ चलने लगा। कोने में वो आंखें मुझे ही घूर रही थी। मैं उसके सामने गया और एक स्माइल देकर बोला, क्या तुम लुका छिपी खेल रही हो? जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, ठीक है? अगले ही सेकंड बहुत सारे डॉक्टर्स कमरे में घुस आए और ठंडी मशीनों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैं बहुत ज्यादा डर गया था और बिना सोचे जियांग जिंगशुआन की गोद में छुपने लगा। तभी कोने से एक बहुत ही घूरती हुई नजर मुंह पर पड़ी। मैं डर के मारे कांपने लगा। जियांग जिंगशुआन को तुरंत कुछ अजीब लगा। उसने झटके से अपने हाथ कस ली और मुझे बचाते हुए अपने पीछे कर लिया। उसकी नीली आंखें किसी छोटे भेड़िए की तरह उस तरफ खूंखार होकर घूर रही थी। वो उसका साइकोलॉजिस्ट, दिमाग का डॉक्टर था, इंडस्ट्री का सबसे टॉप एक्सपर्ट। इस वक्त वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसे कोई बहुत कीमती खजाना मिल गया हो। चेकअप का रिजल्ट जल्दी ही आ गया। जियांग जिंगशुआन को सिर्फ बुखार था। ड्रिप सलाइन से दवा धीरे धीरे गिर रही थी। उसमें नींद की दवा भी मिलाई गई थी, लेकिन फिर भी जियांग जिंगशुआन चैन से नहीं सो पा रही थी। जैसे ही मैं थोड़ा सा भी हिलता, वो झटके से जाग जाती और हर किसी को एकदम अलर्ट होकर घूरने लगती। जियांग के पिता ने कई बार कोशिश की कि मुझे उसकी गोद से निकाल लें, लेकिन हर बार फेल हो गए। आखिर में जियांग जिंगशुआन ने मुझे किसी तकिए की तरह कसकर पकड़ लिया। तब जाकर उसने अपनी आंखें बंद की। मुझे वैसे भी बहुत ठंड लगती थी और वो किसी छोटे हीटर की तरह थी। उसकी गोद में मुझे बहुत गर्माहट मिल रही थी। बस एक ही दिक्कत थी कि उसने मुझे बहुत जोर से जकड़ रखा था। जियांग जिंगशुआन की माफी मांगने वाली नजरों को देखकर मैंने धीरे से सिर हिलाया और पता नहीं कब मैं भी सो गया। जब हम दोनों पूरी तरह से गहरी नींद में सो गए, तब जाकर जियांग के पिता ने चैन की सांस ली और चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए। दरवाजे के बाहर वो साइकोलॉजिस्ट पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। जियांग के पिता ने उसके कुछ बोलने से पहले ही भारी आवाज में पूछा, तुम आखिर क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पास कितने % चांस है? वो डॉक्टर अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने सच सच बताया, उस छोटे लड़के के आने से पहले मेरे पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10% चांस था, लेकिन अब मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूँ कि आपकी बेटी के ठीक होने के चांस 70% तक पहुंच गए हैं। 70%? जियांग के पिता की आंखें तुरंत चमक उठी, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत एक और बड़ा सवाल दाग दिया, क्या छोटी मालकिन पहले कभी इस लड़के से मिली है? कभी नहीं। डॉक्टर पूरी तरह से हैरान रह गया और फिर मजाक करते हुए बोला, तो कहीं ये पिछले जन्म का कोई कनेक्शन तो नहीं है? जब मैं नींद से आधा जगा हुआ था तो असल में मुझे भूख लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरी नजरें सीधा उसकी नीली आंखों से टकरा गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बहुत देर से घूर रही थी। मैंने अपनी नजरें सेट की और धीरे से पूछा, अब तुम्हें कुछ ठीक लग रहा है? जियांग जिंगशुआन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैंने किसी बड़े आदमी की तरह उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारे पापा मम्मी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अच्छे बच्चे की तरह अपना इलाज करवाओ, अब मुझे घर जाना है। ये कहकर मैंने उसकी पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मैं रत्ती भर भी नहीं हिल पाया। मैंने अपनी आंखें झपकाई और प्यार से फुसलाते हुए बोला, मैं अगली बार आकर तुम्हारे साथ लुका छिपी खेलूंगा। लेकिन जियांग जिंगशुआन ने एकदम जिद्दी होकर मुझे देखा और एक अजीब सी टोन में एक एक लफ्ज बोला, नहीं जाना, हम हमेशा साथ रहेंगे। बात खत्म होते ही उसने मुझे पकड़े हुए अपने हाथों को झटके से कस लिया। मुझे इतना दर्द हुआ कि मेरे आंसू निकल आए और आखिर में मैं फूट फूट कर रोने लगा, मम्मी पापा मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलो। तभी जियांग के पिता भागते हुए आए और बिना कुछ सुने मुझे जियांग जिंगशुआन की गोद से छीन लिया। जियांग जिंगशुआन एक झटके में भड़क गई और जियांग के पिता को खूंखार नजरों से घूरते हुए चीखने लगी, मेरा है, वो मेरा है। जियांग के पिता ने उसे एकदम ठंडी नजरों से देखा, वो सिर्फ अपना है। मैं चुपचाप जियांग के पिता के कंधे पर सिर रखकर रो रहा था। मेरी सांसें अटक रही थी। जियांग के पिता ने प्यार से मेरी पीठ थपथपाई और धीरे से मुझे समझाते हुए बोले, अंकल उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं, ठीक है? मैंने जोर जोर से सिर हिलाकर मना किया और रोते हुए बोला, अंकल मुझे घर जाना है। जियांग के पिता को पता था कि मेरी केयरटेकर आंटी अभी तक नहीं लौटी होगी, इसलिए वो मुझे खाना खिलाने के लिए रोकना चाहते थे। उन्होंने मुझे डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठाया। टेबल पर बहुत ही महंगे महंगे खाने रखे थे, लेकिन मैंने सिर्फ एक नजर देखा और उदास होकर अपनी नजरें हटा ली। वो चाहे जितना भी समझाते, मेरे दिल में बस घर जाने की रट लगी थी। जियांग के पिता के पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो वो खुद मुझे घर छोड़ने आए और किसी से कहकर मेरे लिए खाना भी पैक करवा दिया। लेकिन जब वो मुझे घर के दरवाजे तक छोड़कर पलटे तो उन्हें अचानक एक परछाई दिखी। जियांग जिंगशुआन अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसकी छोटी सी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और वो एकदम जिद्दी होकर वहीं इंतजार कर रही थी। जियांग के पिता आगे गए और अपनी बेटी को देखकर भारी आवाज में बोले, तुमने उसे डरा दिया है। दोपहर के 12 बजे जब जियांग के पिता हमें खाना खिलाने आए तो मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मेरा मन कर रहा था कि अपना सिर टेबल के नीचे छुपा लूं। जियांग के पिता को लगा कि मैं शर्मा रहा हूं तो उन्होंने प्यार से मुझे और खाने को कहा और बोले कि ये जियांग जिंगशुआन का ध्यान रखने की मेरी फीस है। मैं जोर जोर से सिर हिलाने लगा, लेकिन तभी जियांग जिंगशुआन ने एक बड़ा सा चिकन लेग उठाया
और एकदम एक्सपर्ट की तरह मेरे मुंह के पास ले आई। मैंने आंखें झपकाई और शर्म के मारे एक डकार ले ली। ये देखकर जियांग के पिता को सब समझ आ गया और उन्हें एक साथ गुस्सा भी आया और हंसी भी छूट गई। दोपहर को जियांग जिंगशुआन का दिमागी इलाज ऑफिशियली शुरू हो गया। डॉक्टर ने घास पर पिकनिक मैट बिछाई और वो मेरे जरिए जियांग जिंगशुआन को गाइड करना चाहते थे। मेरे होने की वजह से हालांकि उसे डॉक्टर अभी भी पसंद नहीं था, लेकिन उसने बहुत अच्छे से उसका साथ दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जो इतना प्यारा सा साथ दिख रहा था वो बस एक शुरुआत थी। पर बच्चों की एनर्जी आखिर कम ही होती है। थोड़ी देर खेलने के बाद मुझे इतनी तेज नींद आने लगी कि मेरी आंखें नहीं खुल रही थीं। मैं उबासी लेते हुए अपनी आंखें मलता रहा और पता नहीं कब जियांग जिंगशुआन के कंधे पर सिर रखकर सो गया। मेरे सोते ही जियांग जिंगशुआन का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। वो मेरे एकदम पास आकर मुझे घूरने लगी। उसकी नजरें बर्फ की तरह ठंडी थीं। डॉक्टर ने देखा कि सेशन खत्म होने वाला है तो वो चुपचाप वहां से निकलने वाला था, लेकिन जियांग जिंगशुआन ने झटके से सिर उठाया और उसकी नीली आंखों ने डॉक्टर को वहीं लॉक कर दिया। वो ऐसी नजर थी जो किसी 7 साल के बच्चे की हो ही नहीं सकती थी। डॉक्टर के तो पसीने छूट गए और जब तक वो पूरी तरह से वहां से गायब नहीं हो गया तब जाकर जियांग जिंगशुआन ने अपनी नजरें वापस लीं। जब मैं नींद से उठा तो मैंने बिना सोचे उसका हाथ छोड़ दिया था। जियांग जिंगशुआन ने अपना माथा सिकोड़ा और उसने अपने दाएं हाथ से मेरे हाथ को कंट्रोल करके वापस अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया। ये सब करने के बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी खुशी वाली स्माइल आ गई और वो धीरे से बड़बड़ाई, अलग नहीं होना। मैं शाम तक सोता रहा और जियांग के पिता ने मुझे जगाया। मैंने अपनी आंखें मली और उन्हें अंकल बुलाया। किसे पता था कि मुझे किसी और को देखकर स्माइल करते हुए देखकर जियांग झिंगशुआन का चेहरा फिर से लटक जाएगा। उसने बस अपने होंठ कसकर दबा लिए। रात के खाने के बाद एक मेल नौकर मुझे नहलाने ले गया। जियांग जिंगशुआन बाथरूम के दरवाजे के बाहर ही बैठ गई और अपने कान लगाकर अंदर की आवाजें सुनने लगी। उसे डर था कि कहीं मैं अचानक गायब न हो जाऊं। जब मैं नाइट सूट पहनकर बाहर आया तो उसे लगा कि मैं दिन की तरह उसके साथ ही रहूंगा, लेकिन मैंने उसकी तरफ हाथ हिलाकर कहा, बाय बाय, मैं कल स्कूल किंडरगार्टन के बाद आकर तुम्हारे साथ खेलूंगा। लेकिन जियांग जिंगशुआन ने तो स्कूल का मुंह ही नहीं देखा था। उसे पता ही नहीं था कि स्कूल के बाद का क्या मतलब होता है। उसने मुझे इतनी खुशी से स्माइल करते देखा तो उसका मन ना होते हुए भी उसने मेरी तरह हाथ हिलाया और एकदम कड़क चेहरे के साथ बोली, बाय बाय। वो मुझे गोद में उठाकर ले जाते हुए देखती रही, लेकिन उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि कल वो और भी जल्दी जाकर मेन गेट पर मेरा इंतजार करेगी। नतीजा ये हुआ कि अगले दिन सुबह 4:30 बजे ही जियांग जिंगशुआन ने जियांग के पिता को जगा दिया। बाप बेटी लिविंग रूम में एक दूसरे को घूर रहे थे। जियांग के पिता ने अपना माथा मला, आज गू हैंग तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। जियांग जिंगशुआन के चेहरे पर कंफ्यूजन था। क्यों? उसे किंडरगार्टन नर्सरी स्कूल जाना है। मैं भी जाऊंगी, जियांग जिंगशुआन ने बिना एक सेकंड सोचे कहा। तुम नहीं जा सकती, जियांग के पिता ने शांति से समझाया। किंडरगार्टन अभी तुम्हारे जैसे बच्चों को नहीं रख सकता। असल में उन्हें मेरी ज्यादा फिक्र थी। अगर जियांग जिंगशुआन वहां चली गई तो क्या स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का होने के नाते मैं वहां कोई बड़ा बवाल खड़ा नहीं कर दूंगा। जियांग जिंगशुआन के चेहरे पर एक पल के लिए टेंशन दिखी, लेकिन वो जल्दी ही शांत हो गई। उसने सिर उठाकर जियांग के पिता को देखा। मुझे उसके साथ स्कूल जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जियांग जिंगशुआन ने अपनी भौहें उठाई और सीधा अपनी शर्त रख दी, मैं डॉक्टर के साथ अपना इलाज करवाऊंगी। वो जब कहेगा कि मैं ठीक हूँ तब तुम मुझे स्कूल जाने दोगे। डन, डील पक्की। इतना कहकर जियांग जिंगशुआन मुड़कर तीसरे फ्लोर पर चली गई। वो वहां की उस बड़ी सी कांच की खिड़की के सामने खड़ी हो गई जहां से मेरे घर का दरवाजा एकदम साफ दिखता था। वो बस शांति से देखती रही। जियांग जिंगशुआन वहीं चुपचाप खड़ी होकर सुबह के 8:30 बजने का इंतजार करती रही। एक पीले रंग की स्कूल बस एकदम सही टाइम पर बगल वाले लोहे के गेट के पास आकर रुकी। अगले ही पल एक छोटी सी परछाई जियांग जिंगशुआन की नजरों के सामने आ गई। उस पीले रंग की स्कूल बस को धीरे धीरे वहां से जाते हुए देखकर जियांग जिंगशुआन की आंखें एकदम गहरी हो गईं। पता नहीं वो क्या सोच रही थी। आधे घंटे बाद किंडरगार्टन के अंदर, गू हैंग, फाइनली तुम आ गए। गू हैंग, मैंने अपनी मम्मी से तुम्हारे लिए कपकेक बनवाया है, टेस्ट करके देखो क्या तुम्हें पसंद है। जैसे ही मैं क्लास में घुसा, अभी मैं अपनी सीट तक पहुंचा भी नहीं था कि मुझे बहुत सारे बच्चों ने घेर लिया। जब मैं किसी तरह अपनी सीट पर पहुंचा तो मेरी टेबल पर पहले से ही बहुत सारी अलग अलग चीजें रखी हुई थी। मैंने बहुत ही प्यार और तमीज से वो सारी चीजें एक एक करके वापस कर दी। जब उन्होंने देखा कि मैंने उनकी चीजें नहीं ली तो भी मेरे आसपास खड़े बच्चे बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए। मैंने अपने बैग से अपनी पानी की बोतल निकाली और उसे टेबल के राइट साइड कोने में रख दिया। एक बच्चे ने लू शिंग्याओ की टेबल पर वो कप केक देखा जिस पर कलरफुल स्प्रिंकल्स पड़े थे और उसके मुंह से पानी टपकने लगा। लू शिंग्याओ, जब गू हैंग तुम्हारा केक नहीं खा रहा है तो क्या तुम मुझे टेस्ट करा सकती हो? लू शिंग्याओ ने बड़े दिल के साथ उसे शेयर कर दिया। उसके तुरंत बाद लू शिंग्याओ ने एकदम सस्पेंस बनाते हुए कहा, मैंने अपनी मम्मी से सुना है कि आज एक नई लड़की हमारे स्कूल में आने वाली है। ये सुनते ही
आसपास के सारे बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट जाग गई और मुझे भी इसमें इंटरेस्ट आ गया। जब उसने देखा कि मैं भी सुन रहा हूँ तो लू शिंग्याओ ने उसे जो कुछ भी पता था वो सब उगल दिया। वो शायद शिए मानमान की बहन है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ये सुनकर कि वो शिए मानमान की बहन है, बहुत सारे बच्चों के मन में उस नई लड़की के लिए पहले ही नफरत पैदा हो गई। शिए मानमान हमारी चेरी ब्लॉसम क्लास की सबसे मशहूर और खतरनाक गुंडी bully थी। वो अक्सर दूसरे बच्चों के खिलौने और स्नैक्स छीन लेती थी और लड़कों का कॉलर भी पकड़ लेती थी। और जैसा लू शिंग्याओ ने कहा था, पहली क्लास शुरू होने से पहले टीचर एक नई स्टूडेंट को लेकर स्टेज पर आई। बच्चों, आज हमारी चेरी ब्लॉसम क्लास में एक नया मेंबर आया है, इसका नाम शिए हानिवे है। सब तालियां बजाकर इसका वेलकम करो। टीचर ने बहुत ही प्यार से इंट्रोडक्शन दिया। नई स्टूडेंट के शिए मानमान की बहन होने की बात पूरी क्लास में पहले ही फैल चुकी थी। बच्चों ने एकदम बिना मन के हल्की हल्की तालियां बजाई। उन हल्की हल्की तालियों के बीच में एक बहुत ही तेज और खुशी से बजने वाली ताली की आवाज एकदम अलग सुनाई दे रही थी। सबने एक साथ उस आवाज की तरफ देखा। मैं अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाकर तालियां बजा रहा था। मुझे उस नए स्टूडेंट का इतने जोर शोर से वेलकम करते देखकर बहुत सारे बच्चों के मन में उस शिए मानमान की बहन के लिए जो गुस्सा था वो थोड़ा कम हो गया। टीचर ये सब देख रही थी और जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो उनकी आंखें एकदम सॉफ्ट हो गईं। उन्होंने आगे कहा, शिए हानिवे, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन, परिचय दो। शिए हानिवे चुपचाप नीचे खड़े बच्चों को देखती रही और माहौल अचानक से थोड़ा अजीब हो गया। टीचर ने जल्दी से बात को संभाला। लगता है नई स्टूडेंट थोड़ी शर्मीली है, आप सबको इसका अच्छे से ध्यान रखना है। हमारी चेरी ब्लॉसम क्लास के सारे बच्चे एक बहुत बड़ी और लंबी टेबल शेयर करते थे, इसीलिए टीचर ने जानबूझकर शिए हानिवे को मेरे बगल में बैठा दिया। हैंग, नई स्टूडेंट को यहाँ के माहौल में सेट करने का काम टीचर तुम्हें सौंप रही है, ठीक है? मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। टीचर ने ये सब सोच समझ कर किया था। उन्हें लग रहा था कि ये शिए हानिवे थोड़ी शर्मीली है और नई भी है, तो वो खुद से सबके साथ आसानी से घुल मिल नहीं पाएगी। टीचर ने सोचा कि अगर मैं उसकी मदद करूंगा तो शायद उसके लिए आसानी हो जाएगी। पूरी सुबह बीत गई लेकिन शिए हानिवे अभी भी एकदम चुपचाप बैठी रही। इस बीच मैंने कई बार खुद से बात करने की कोशिश की, उसे अपनी किताबें और खिलौने भी शेयर करने चाहे, लेकिन शिए हानिवे ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। उसने मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रही। मैंने इस बात को ज्यादा दिल पर नहीं लिया, लेकिन जो बच्चे मेरे साथ खेलना पसंद करते थे उन्हें शिए हानिवे से और भी ज्यादा नफरत हो गई। इस नई लड़की में रत्ती भर भी तमीज नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही है। किंडरगार्टन में रोज दोपहर को 40 मिनट सोने का टाइम होता था, उसके बाद बाहर की क्लास होती थी। आज बाहर की क्लास का टॉपिक था स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाना। बच्चों, लाइन में लगकर अपने अपने स्ट्रॉबेरी के पौधे ले लो। टीचर ने बहुत ही प्यार से आवाज लगाई। जल्दी ही सारे छोटे छोटे बच्चे ट्रॉली के सामने लाइन में लग गए। सिर्फ शिए हानिवे ही अपनी जगह पर अकेली और सबसे अलग बैठी रही। मैं शिए हानिवे को देख रहा था और मुझे अचानक पिछले शुक्रवार को मिली अपनी नई दोस्त जियांग जिंगशुआन की याद आ गई। मैं मन ही मन सोच रहा था कि वो घर पर अकेली है, क्या वो भी इस तरह अकेला फील कर रही होगी? जल्दी ही मेरी बारी आ गई। टीचर, क्या मैं शिए हानिवे के लिए भी पौधा ले सकता हूँ? टीचर ने स्माइल करते हुए सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल। टीचर्स जब स्ट्रॉबेरी के पौधे ला रहे थे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। ट्रॉली के एकदम पीछे रखे हुए पौधों को काफी नुकसान पहुंचा था। जो सबसे ज्यादा खराब हुए थे उनकी तो आधी पत्तियां और डालियां ही टूट गई थीं। टीचर्स ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि किसी भी दिक्कत से बचने के लिए वो हमेशा जरूरत से ज्यादा सामान रखते थे। जो पौधे खराब हो गए थे उन्हें बाद में फेंक दिया जाना था। मैंने पहले उस ट्रॉली में से सबसे अच्छी और हरी भरी स्ट्रॉबेरी चुनी और फिर मैंने पीछे की लाइन में से वो वाला पौधा उठा लिया जो सबसे ज्यादा टूटा हुआ और खराब था। हैंग, हमारे पास बहुत सारे पौधे हैं, बाकी बच्चों को भी एकदम सही वाले पौधे मिल सकते हैं। टीचर ने जल्दी से मुझे समझाया। मैंने अपना सिर टेढ़ा किया और एक स्माइल देकर बोला, मुझे पता है, लेकिन मुझे यही वाला चाहिए, भले ही ये परफेक्ट नहीं है। टीचर वहीं की वहीं हैरान रह गई। दोनों पौधे वापस लाने के बाद मैंने जो सबसे अच्छा वाला पौधा था वो शिए हानिवे के सामने रख दिया। मैंने कुछ नहीं कहा और बस उस टूटे हुए पौधे को बचाने की तैयारी करने लगा। किसे पता था कि मैं अभी बैठा ही था कि शिए मानमान मेरी तरफ आ गई और उसके पीछे उसके 3 छोटे चेले भी आ रहे थे। गू हैंग, मैं तुम्हें अब से शिए हानिवे की मदद करने से मना कर रही हूँ, शिए मानमान ने एकदम गुंडों की तरह कहा। असल में उसे मैं पहले से ही पसंद नहीं था। दूसरे बच्चे मुझे पसंद करते थे वो तो चलो ठीक है, लेकिन टीचर्स भी हमेशा मुझे ही एक्स्ट्रा प्यार करते थे। जब मैं छोटा था तब मुझे प्यार मिलता था, वो भी ठीक है, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ फिर भी लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने शिए मानमान की वो सारी अटेंशन छीन ली थी जो उसे चाहिए थी। मैंने अजीब नजरों से उसे देखा और अपनी भौहें सिकोड़ ली। अगर मैंने तुम्हें दोबारा उसकी मदद करते देखा तो मैं तुम्हें उतनी ही बार पीटूंगी, समझे? ये बोलते हुए शिए मानमान ने अपना वो सैंडबैग जैसा बड़ा सा मुक्का हवा में उठाया। उसके पीछे खड़े चेलों ने भी अपने हाथ बांधे और उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सुना तुमने हमारी बॉस ने क्या कहा? ये बच्चे भले ही कितने भी बदमाश क्यों ना हो, लेकिन इस उम्र में उन्हें टीचर से डर लगता ही था। जब उन्होंने देखा कि स्ट्रॉबेरी के पौधे बंटने वाले हैं और उन्हें डर था कि कहीं टीचर उन्हें देख ना ले, तो शिए मानमान जल्दी से अपने चेलों को लेकर वहां से
से खिसक गई। मैं उनके जाते हुए फिगर को देख रहा था, पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। जब मैंने अपनी नजरें वापस ली तो देखा कि शे हान्युए मुझे एकदम ठंडी नजरों से घूर रही थी। मैंने अपना चेहरा पोंछा और कंफ्यूज होकर पूछा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? मुझसे दूर रहो, शे हान्युए ने एकदम कड़क आवाज में कहा। मुझे तुम्हारी इस झूठी दया और भीख की कोई जरूरत नहीं है। अब भी जो स्ट्रॉबेरी के पौधे थे वो प्लास्टिक के बैग में थे और अब उन्हें छोटे गमलों में लगाना था। टीचर ने बहुत ही डिटेल में सब कुछ सिखाया। एक दूसरे की मदद करते हुए बच्चों ने बहुत अच्छे से अपना काम पूरा कर लिया। जहाँ वो फंस जाते थे वहाँ टीचर्स उनकी मदद कर देते थे। पौधे लगाने और उन पर अपने नाम का टैग लगाने के बाद बच्चे लाइन में लगकर अपने गमले बाहर की टेबल पर रखने लगे। बच्चों चलो अब हम सब हाथ धोने चलते हैं। मैं भी हाथ धोने ही जा रहा था कि मैंने देखा टीचर अपनी ट्रॉली लेकर वहां से जा रही है। मैंने तुरंत अपना प्लान बदला। टीचर जांग। मेरी आवाज सुनकर वो रुक गई, पलटी और झुककर प्यार से पूछा, हैंग क्या हुआ? क्या ये पौधे फेंके जाने वाले हैं? मैंने धीरे से पूछा। जो पौधे एक्स्ट्रा थे और सही सलामत थे उन्हें टीचर्स ने गार्डन की क्यारियों में लगा दिया था, लेकिन इन टूटे हुए पौधों को वहां नहीं लगाया जा सकता था। अगर इनका अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया तो चाहे इन्हें गार्डन में ही क्यों ना लगा दो, ये जल्दी ही सूख जाएंगे। जब मैंने टीचर झांग को हाँ में सिर हिलाते देखा तो मैंने आंखें झपकाई। तो क्या आप ये मुझे दे सकती हैं? क्या हैंग इन्हें घर ले जाकर लगाना चाहता है? टीचर झांग ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। टीचर झांग ने हंसते हुए आगे कहा, लेकिन ध्यान रखना कि ये पक्का जिंदा रहे। मैंने अपने होंठ दबाकर एक स्माइल दी। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये चाहिए तो टीचर झांग इन पौधों को पहले ही स्कूल बस के ड्राइवर को दे देंगी। जब बस तुम्हें घर छोड़ने जाएगी तो वो तुम्हें दे देगा। इस बातचीत में थोड़ा टाइम लग गया था। जब मैं कॉरिडोर के आखिर में वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो ज्यादातर बच्चे वहां से जा चुके थे। धड़ाम! अचानक मेरे पीछे से एक बहुत तेज आवाज आई और उसके बाद शीशा टूटने की आवाज पूरे में गूंज उठी। मैं बहुत बुरी तरह डर गया था और मेरी आंखें झटके से बड़ी हो गईं। इससे पहले कि मैं पीछे मुड़कर देखता, मुझे अंदर से शे मान की वो गुंडों वाली आवाज सुनाई दी, बाद में टीचर को बताना कि ये खिड़की तुमने तोड़ी है। सुना तुमने? वो जो कॉमन वॉश बेसिन हाथ धोने की जगह था, वहां शे मान एकदम खतरनाक नजरों से शे हान्युए को घूर रही थी। शे हान्युए, क्या तू गूंगी है? शे मान ने गुस्से से चीखते हुए पूछा। उसे शे हान्युए का ये शांत रहना सबसे ज्यादा खटकता था। वो शे हान्युए जो हमेशा चुप रहती थी, चाहे वो उसके खिलौने ही क्यों ना छीन ले, वो कभी पलटवार नहीं करती थी। शे मान के बगल में खड़े एक चेले ने उसे समझाते हुए कहा, बॉस रहने दो ना, इन लोगों से पंगा लेना ठीक नहीं है। वो नई लड़की शे हान्युए असल में इस स्कूल की गुंडी शे मान की सगी बहन थी। घर पर भी शे मान हमेशा शे हान्युए को परेशान करती थी और अब तो बात और भी बिगड़ गई थी क्योंकि वो दोनों एक ही क्लास में आ गई थी। शे मान तो अब और भी ज्यादा हावी हो गई थी। मैं क्लास में वापस आया तो हर जगह देख लिया, शे हान्यू वहां नहीं थी। लू शिंग्याओ ने मुझे देखते हुए पूछा, गु हैंग तुम क्या ढूंढ रहे हो? क्या तुमने शे हान्यू को देखा? वो वापस नहीं आई। शे हान्यू नाम की इस नई स्टूडेंट को लू शिंग्याओ बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। किंडरगार्टन की छुट्टी तक मैंने उसे नहीं देखा और टीचर्स ने भी कुछ नहीं कहा, तो शायद वो अपने घर चली गई होगी। शाम के 4 साढ़े 4 बजे पीली बस सड़क के किनारे आकर रुकी। मैं बहुत सारा सामान लेकर नीचे कूदा और ड्राइवर अंकल को बाय बोला। ड्राइवर अंकल हंसते हुए बोले, गु हैंग कल मिलते हैं, सुबह फिर लेने आऊंगा। बस के जाते ही कोने में छिपी हुई ज्या जिनशुआन बाहर निकल आई। वो चुपचाप मुझे देख रही थी। मेरी नजर उस पर पड़ी तो मेरा चेहरा चमक उठा। मैं खुशी से चिल्लाया, ज्या जिनशुआन मेरे पास आई। चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। तुम अभी किससे बात कर रहे थे? सवाल अजीब था पर मैंने सच सच बता दिया। सुनकर वो बस अपने होंठ दबाकर चुप हो गई। ज्या जिनशुआन, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। मैंने अपना सामान उसे दिखाया। उसे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी पर फिर भी उसने सामान ले लिया और मेरा हाथ पकड़ ढट लिया। हम दोनों हाथ थामे ज्या परिवार के घर की ओर चलने लगे। घर पहुंचते ही नौकर ने हमारा बैग और पानी की बोतल ले ली। मैं ज्या जिनशुआन को एक फ्लावर बेड के पास ले गया। मैंने कहा, चलो इन्हें यहाँ लगाते हैं। ज्या जिनशुआन बोली, ठीक है। जो नौकर हमेशा उसका ख्याल रखता था वो तुरंत औजार ले आया। खरपतवार साफ की, मिट्टी खोदी, पौधे लगाए और पानी दिया। स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने तक काफी अंधेरा हो गया था। मुझे पसीना आ गया था तो डर था कि कहीं बीमार न पड़ जाऊं, इसीलिए नौकर मुझे अंदर ले गया कपड़े बदलने। ज्या अंकल जब घर आए तो उन्होंने देखा कि ज्या जिनशुआन क्यारियों के पास बैठकर कुछ देख रही थी। पास गया तो देखा कि वो नई स्ट्रॉबेरी के पौधे थे। ज्या अंकल बोले, ये गु हेंग लेकर आया है ना? उनके सिवा ज्या जिनशुआन किसी और की लाई चीज में दिलचस्पी नहीं लेती। ज्या जिनशुआन तो कभी जवाब देती नहीं, तो अंकल खुद ही बोले, ये टहनियां तो काफी खराब हो चुकी हैं, पता नहीं बचेगी या नहीं। ज्या जिनशुआन ने झटके से अंकल की तरफ देखा। इन्हें जिंदा कैसे रखा जा सकता है? अंकल बोले, अच्छे से ख्याल रखो, अगर ये मर गए तो मुझे बहुत दुख होगा। ज्या जिनशुआन को याद आया कि मैं कैसे रो रहा था और उसका दिल भर आया। रात के खाने के बाद मैं और ज्या जिनशुआन साथ बैठकर पिक्चर बुक देख रहे थे। मैं बहुत ध्यान से देख रहा था पर उसका ध्यान बुक में नहीं, हमारे जुड्ढे हुए हाथों पर था। उसने अचानक पूछा, किंडरगार्टन
में कोई और भी तुम्हारा हाथ पकड़ है क्या? मैंने सिर हिलाया। उसका चेहरा काला पड़च गया। क्या वो तुम्हारा हाथ बहुत बार पकड़ देते हैं? मुझे महसूस हुआ कि उसका मूड खराब है। मैंने थोड़ा सोचकर सिर हिला दिया। उसने फिर पूछा, क्या बहुत सारे लोग हैं? मैं झिझका और फिर सिर हिला दिया। बहुत अच्छे हैं। क्या जिनशुआन ने एक गहरी सांस ली। मुझे बताओ आज स्कूल में क्या क्या हुआ? ये सुनकर मैं समझ गया कि वो क्यों परेशान है। उसे भी स्कूल जाना है। मैंने खुशी खुशी उसे दिन भर की सारी बातें डिटेल में बता दी ताकि उसे भी स्कूल से प्यार हो जाए। पर उसे क्या पता था, मेरी बातें सुनकर तो जिया जिनशुआन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगले कुछ दिनों तक मैंने रोज खुद से स्कूल की बातें बताना शुरू कर दिया। मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे घर लौटने का इंतजार रहने लगा। पहले स्कूल के लिए लेट होने के डर से मैं कई अलार्म लगाता था। अब नहीं, क्योंकि जिया जिनशुआन सुबह मुझे उठाने आती, हाथ पकड़ देकर ब्रेकफास्ट खिलाती और बस तक छोड़ने आती। शाम को जब बस रुकती तो गेट खुलते ही मेरी पहली नजर जिया जिनशुआन पर होती। वो मेरा बैग और बोतल लेती और मेरा हाथ थामकर घर ले जाती। टीचर ने हंसते हुए कहा, गू हैंग, आज पापा और दीदी साथ आए हैं। पापा शब्द सुनते ही मैं रुक गया। आंखें थोड़ी नम हो गईं। आज जिया अंकल फ्री थे। ऊपर से रात भर बारिश हो रही थी तो वो खुद साथ आए थे। अंकल ने देखा कि मुझे अपने पेरेंट्स की याद आती है तो उन्होंने वो जगह नहीं ली। हंसकर बोले, मैं गू हैंग्स का अंकल हूँ। टीचर ने माफी मांगी। मुझे बस में बिठाकर अंकल बोले, गू हैंग, मैं और जिया जिनशुआन घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। घर क्या? मुझे फिर से घर मिल गया। मैंने नाक साफ की और जोर से सिर हिलाया। ठीक है, बाय अंकल। जिया जिनशुआन बाय। शाम को लेने भी जिया जिनशुआन और अंकल ही आए थे। बारिश की वजह से इस डिडक्ट पर पानी भरा था। अंकल ने मुझे खुद ही उठा लिया ताकि जूते न भीगे। अंकल बोले, चलो घर चलते हैं। उनकी गोद वैसी ही थी जैसे मुझे याद है, बड्ढी, गरम और सुकून भरी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पापा की गोद भी आपकी तरह ही गरम थी, बस अब वो रही नहीं। अंकल ने मुझे घर के पास छोड़ दिया और मेरे सिर पर हाथ फेरा, पर बहुत धीरे से, क्योंकि बगल में खद्दी जिया जिनशुआन उन्हें गुस्से में घूर रही थी। सर्दियों की छुट्टी के पास हमारी क्लास में एक और नई स्टूडेंट आई। टीचर ने स्टेज पर ऐलान किया, बच्चों, एक नई स्टूडेंट आई है, नाम है जिया जिनशुआन। पर उसे क्लास में लाने के बजाय वो चुपचाप मेरे बगल में आकर बैठ गई। जिया जिनशुआन मुझे बिस्किट खिला रही थी, पर मेरा पेट भरा था तो मैंने मना कर दिया। उसने पूछा, नहीं खाना? मैंने सिर हिलाया। नहीं, थोड़ा पानी पिला दो। जिया जिनशुआन ने पानी पिलाया। फिर मुझे देखते हुए उसकी चिंता भरी नजरें मुझ पर टिकी रहीं। पानी की बोतल रखते ही उसने देखा कि पूरी क्लास उसे देख रही थी, खासकर मेरे दाईं ओर बैठी शेहानियू, जो उसे नजरों से ही खत्म कर देना चाहती थी। जिया जिनशुआन ने उसे देखा जैसे कोई गंदी चीज देख ली हो। टीचर ने कहा, नई स्टूडेंट, अपना परिचय दो। जिया जिनशुआन का मन नहीं था, पर मुझे खुश देखकर वो खड्डी हुई। बिना किसी उत्साह के बोली, मेरा नाम जिया जिनशुआन है, बस इतना ही। टीचर ने बात संभाली, ये नई बच्ची बहुत बड्ढी फैमिली से थी। कल ही प्रिंसिपल ने सबको अलर्ट कर दिया था कि आज सबकी ड्रेस एकदम साफ होनी चाहिए। 3 दिन से सफाई चल रही थी और जिया जिनशुआन के आते ही उसने मुझे पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया। वो किसी को मेरे पास आने नहीं देती थी। लू शिंग्याओ ने तो एक ही दिन में 4 बार शिकायत कर दी। टीचर ने जिया जिनशुआन को वॉशरूम के बाहर खड्डा पाया। टीचर बोले, तुम दूसरों को गो हैंग के साथ खेलने क्यों नहीं देती? जिया जिनशुआन सर ने पलकें झुकाई और धीरे से कहा, मेरा है, इतनी छोटी बात। पर टीचर का दिमाग घूम गया। तभी मैं बाहर आया। जिया जिनशुआन ने तुरंत मुझे पानी पिलाया और हाथ पहुंचे। उसने पूछा, पानी ठंडा तो नहीं? मैंने कहा, ठीक है। वापस चलते समय मैंने टीचर को देखा। मैंने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिया जिनशुआन ने टीचर को घूरा और टीचर झूठ बोलकर वहां से निकल गए। मैंने कहा, जिया जिनशुआन, चलो चलते हैं। टीचर समझ गए थे कि जिया जिनशुआन का मतलब क्या था। मैं उसकी प्रॉपर्टी हूँ और वो किसी को मेरे पास आने नहीं देगी। दोपहर के खाने में जिया जिनशुआन खुद मुझे चम्मच से खाना खिला रही थी। मैंने मना किया, गोभी नहीं खानी। उसने मुझे प्यार से मनाया, ठीक है, गोभी नहीं, पर थोड़ा मीट खा लो। मैंने खा लिया। जब मैं सूप पी रहा था तब उसने खाना शुरू किया और बाद में मेरा बचा हुआ खाना भी खुद ही खा लिया। टीचर ये सब देख रहे थे। जिया जिनशुआन के आने से पहले मैं क्लास का सबसे बेहतरीन बच्चा था। अब तो मैं नखरे भी करने लगा था। खाने के बाद सोने का समय हुआ। क्लास में लड़के और लड़कियों के बेड अलग थे। अब हम अलग होने वाले थे। जिया जिनशुआन ने देखा कि बगल में शे हानियू सो रही है। उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया। नहीं, उसे वापस जाकर सोचना होगा कि मुझे कैसे प्री स्कूल से दूर रखा जाए। मगर अगले ही पल जियांग जिनक्सवान की नजर मेरी चमकती आंखों पर पड़ी। ठीक है, फिर से लगा कि दोपहर की नींद का यह आधा घंटा इतना भी मुश्किल नहीं है, मगर सोना मुमकिन नहीं। जियांग जिनक्सवान तकिए पर लेटकर लगातार मुझे घूर रही थी। मैं उसका था। कंबल ने मेरा ज्यादातर शरीर छुपा लिया था, बस एक छोटा सा सिर बाहर था। मगर जियांग जिनक्सवान को यह सब बहुत प्यारा लगा। तभी एक साया दिखा जो जियांग जिनक्सवान के आगे आ गया। जैंग टीचर धीरे से बोली, सो जाओ। जियांग जिनक्सवान ने बिल्कुल नहीं सुना, मगर जब तक वह आंखें नहीं बंद करती जैंग टीचर वहीं खड़ी रही। जियांग जिनक्सवान उसके आंखें बंद करते ही जैंग टीचर वहीं काफी देर तक खड़ी रही, फिर धीरे से वहां से चली गई। जैसे ही वह गई, जियांग जिनक्सवान ने फिर से आंखें खोल दी और देखा कि जैंग टीचर कुर्सी लेकर मेरे बिस्तर के सामने गंभीर चेहरे के साथ बैठ गई है। मुझे पूरी तरह छुपा लिया। जियांग जिनक्सवान का चेहरा गुस्से से काला हो गया। दोपहर की प्रैक्टिकल क्लास में जियांग जिनक्सवान
जिंगसुआन किसी और को मुझसे दूर रखने की कोशिश में नाकाम रही। बहुत से लोग मेरे साथ खेलना चाहते थे। सबसे बड़ी बात, मैं उसे छोड़कर दूसरों के साथ चला गया। जियांग जिंगसुआन ने होंठ भींच लिए। उसकी आंखों में गुस्सा था। कई बच्चों के बीच घिरा हुआ मैं हंसते हुए घूमा और अचानक देखा कि जियांग जिंगसुआन नहीं है। मैंने रुककर उसकी तरफ देखा। मैंने हाथ हिलाकर हंसकर कहा, जियांग जिंगसुआन, जल्दी आओ, साथ खेलते हैं। उस पल उसकी आंखों का गुस्सा गायब हो गया। जब वह मेरी तरफ बढ़ रही थी, मन में सोच रही थी, चलो बस गोएंग खुश रहे। कुछ दिन पहले बच्चों ने जो स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए थे, जो बचे उनमें फल आने लगे थे। मेरा नहीं था, क्योंकि मेरा पौधा मर गया था और सभी बच्चों में सिर्फ मेरा। ऐसा नहीं कि मैंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैं साकुरा क्लास में बहुत पॉपुलर था। हर बार जब बच्चे अपने पौधे को पानी देते तो मेरे वाले को भी दे देते। रोजाना कोई पानी डालता, कोई और पानी डालता और मेरा पौधा पानी से डूबकर मर गया। दोपहर 3:50 पर साकुरा क्लास की छुट्टी हुई। मेरे और जियांग जिंगसुआन के निकलने से पहले जे हान्युए ने मुझे पुकारा। गु हेंग। क्लास से निकलते ही मैंने आवाज सुनी, देखा कि जे हान्युए ने बुलाया है। मैं हैरान था। ये तुम्हारे लिए। उसने वह गमला मेरी तरफ बढ़ा दिया। हरे पत्तों के बीच 3-4 बड़े फल लटक रहे थे, बस अभी पूरे लाल नहीं हुए थे। फल काफी जगह से हरे सफेद थे। जानती थी कि मैं मना करूंगा। उसने पहले ही वजह ढूंढ ली थी। तुम जानते हो जे मैन हमेशा मुझे परेशान करती है। मेरे पास रहेगी तो वह इन्हें पकने नहीं देगी, तो मैं तुम्हारी रखवाली करता हूँ, मैंने सुझाव दिया। उसने कहा, ठीक है। मैंने लेने के बाद उसे संभाल कर पकड़ा। उस दिन तुमने मेरे पास खड़े होकर मेरी हिफाजत की, मैंने अभी तक शुक्रिया नहीं कहा, जजी हान्युए ने कहा। बात खत्म करते ही उसने चुपके से जियांग जिंगसुआन को चुनौती भरी नजर से देखा। जियांग जिंगसुआन पूरी तरह नीचे देख रही थी। मेरी तरफ ध्यान था, जैसे वह जे हान्युए को देख ही नहीं रही, मगर जे हान्युए उसके चेहरे पर आए गुस्से के भाव को देख गई। जे हान्युए, शियाओ हैंग, क्या मैं बाकी लोगों की तरह तुम्हें बुला सकती हूँ? मैंने आंखें झपकाई। बिल्कुल। लगता है जैंग टीचर ने जे हान्युए को मिलाने का जो काम दिया था वह आज पूरा हो गया। जे हान्युए हंसी तो शियाओ हैंग कल मिलते हैं। वापस आते वक्त जियांग जिंगसुआन बिना कुछ कहे मेरे हाथ में स्ट्रॉबेरी के गमले को घूर रही थी। मैंने गमला बगीचे के कोने में रख दिया ताकि बाकी स्ट्रॉबेरी के साथ पल सके। हम दोनों ने जियांग के घर पर डिनर तक समय बिताया। खाना खाने के बाद मुझे अपने घर जाना था। जाने से पहले जियांग जिंगसुआन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। क्या तुम्हें जे हान्युए बहुत पसंद है? मैंने सिर झुकाया। ऐसा क्यों पूछा? उसने तुम्हें शियाओ हैंग बुलाया। जियांग जिंगसुआन का चेहरा उदास था, कुछ शब्दों में, जैसे दांत भींच कर निकला हो। मैं और उलझ गया, पर बहुत लोग ऐसे बुलाते हैं। चलो, कुहेंग कुछ नहीं समझता। जियांग जिंगसुआन थोड़ी परेशान थी। जियांग जिंगसुआन, तुम भी मुझे शियाओ हैंग बुला सकती हो। मैंने आंखें झपकाई, सुझाव दिया। जियांग जिंगसुआन धीरे बोली, मैं किसी और की तरह नहीं बुलाना चाहती। वह कुछ खास चाहती थी, सबसे अलग, जो सिर्फ उसका नाम हो। इसने मुझे मुश्किल में डाल दिया। तुम वापस जाओ। जियांग जिंगसुआन ने अचानक मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं कल सुबह तुम्हें उठाने आऊंगी। गुड नाइट। मुझे नींद आ रही थी। मैंने हाथ हिलाया, धीरे से कहा, जियांग जिंगसुआन, गुड नाइट, कल मिलते हैं। मेरे जाने के बाद जियांग जिंगसुआन बिस्तर पर करवट बदलती रही। वह अच्छे से जानती थी कि आज जे हान्युए क्या कर रही थी, मगर जियांग जिंगसुआन का दिल बहुत छोटा है। जो उसने किया है वह बदले में जरूर देगी। गु हेंग इतना अच्छा, इतना प्यारा है। एक ऐसा नाम सोचना होगा जो खास हो। प्यारा, अच्छा। अचानक एक नाम उसके दिमाग में आया। अंधेरे में जियांग जिंगसुआन धीरे से बोली, शियाओ गुआई, लिटिल कटी। जितना सोचा उतनी खुशी हुई। न जाने क्यों यह नाम उसे बहुत पहचान का लगा, जैसे कई बार बोला हो। शियाओ गुआई, मेरा शियाओ गुआई। एक दिन, कल जियांग जिंगसुआन का पहला स्कूल दिन था, इसलिए जियांग पापा ने भी, जिन्होंने रात भर काम किया था, सुबह का नाश्ता साथ किया। नीचे डाइनिंग रूम में मैं जियांग जिंगसुआन के साथ बैठा, अंडा छील रहा था। गर्म अंडा था, हाथ में थोड़ा जला रहा था। जियांग जिंगसुआन को लगा मैं खेल रहा हूँ, इसलिए मदद नहीं की, बस कभी कभी मेरे मुंह में खाना डालती रही। शियाओ गु हैंग। तभी जियांग पापा ने पूछा, कल स्कूल कैसा रहा? जियांग जिंगसुआन ने ऊपर नहीं देखा, मेरे मुंह में चम्मच डाला। ठीक था। जियांग पापा ने माथा सहलाकर पूछा, कल स्कूल में क्या पढ़ा? जियांग जिंगसुआन, नहीं पता, मैंने अंडा छील लिया था। मैंने जियांग जिंगसुआन को देकर उसके कान में धीरे से कहा, ये जियांग अंकल को दे दो, कहो तुमने छीला है। जियांग जिंगसुआन थोड़ी देर चुप रही, फिर मुंह बनाकर बोली, नहीं। क्यों नहीं? मैंने पूछा। जियांग जिंगसुआन ने जियांग पापा की तरफ देखा और कहा, उन्हें अंडे से एलर्जी है, खा नहीं सकते। ये कहकर उसने मेरे हाथ से अंडा लेकर खुद खा लिया। मेरी आंखें बड़ी हो गईं। जियांग पापा चुप थे। किसे एलर्जी है ये खुद उसे ही नहीं पता। नाश्ता करने के बाद स्कूल बस आई। बैग पहनकर 2 बोतल लेकर जियांग जिंगसुआन ने मेरा हाथ पकड़ा और बस में चढ़ गई। जियांग अंकल, शाम को मिलते हैं। जियांग पापा की आंखों में प्यार था, हाथ हिलाया। शाम को मिलते हैं। शियाओ हैंग। जो जियांग जिंगसुआन के साथ महसूस नहीं हुआ, वह जियांग पापा ने मुझ में पाया। बस को जाता देख जियांग पापा ने सोचा, बेटे अच्छे होते हैं, सच में कितने अच्छे और प्यारे होते हैं। आधे घंटे बाद बस स्कूल के बाहर रुकी। हम दोनों हाथ पकड़े नीचे उतरे। साकुरा क्लास के बच्चे आ चुके थे। मुझे सीट पर बैठाकर जियांग जिंगसुआन ने धीरे से कहा, मैं पानी लेने जा रही हूँ, तुरंत आऊंगी, इधर उधर मत जाना। मैंने आंखें झपकाई। साथ चलते हैं। नहीं, मैं जल्दी आऊंगी, जियांग जिंगसुआन ने कहा। उसके जाने के बाद टेबल पर सोने का नाटक कर रही जे हान्युए उठी, अपने बैग से एक लाल एप्पल निकाला। शियाओ हैंग, यह तुम्हारे लिए। वह एप्पल बहुत बड़ा था। जब उसने मेरे हाथ में दिया तो मुझे दोनों हाथों से पकड़ना पड़ा। मुझे लगता है कोई कुछ दे तो बदले में कुछ देना चाहिए। इसी वजह से मैं बाकी बच्चों का सामान नहीं लेता था, क्योंकि
कि मैं वापस नहीं दे सकता, मगर आज अलग था। मैं हंसा और थैंक यू कहा। एप्पल टेबल पर रखकर मैंने बैग से कुछ कैंडी निकाली और जे हानिवे को दी। पानी लेकर आई जियांग जिंगसुआन ने अंदर आते ही देखा कि मैं जे हानिवे से बात कर रहा हूँ। पता नहीं क्या बोला कि मैं हंस रहा था। जियांग जिंगसुआन को ये अच्छा नहीं लगा। मेरे पास आई और टेबल पर एप्पल देखा। वह पूछना चाहती थी कि ये कहाँ से आया। जे हानिवे ने पहले कहा, शियाओ हैंग, तुम्हारी दी हुई कैंडी मैंने अब तक की सबसे अच्छी कैंडी खाई है। मैंने सिर झुकाया, हैरान होके बोला, तुम्हें इतना पसंद है? तुम जानती हो जे हानिवे को कुछ पसंद नहीं आता तो मेरे पास कुछ और है, सब तुम ले लो। ये कहकर मैंने बैग की बची हुई सारी कैंडी उसे दे दी। थैंक यू। जे हानिवे ने लेने के बाद जियांग जिंगसुआन की तरफ देखा। जियांग जिंगसुआन की आंखें गुस्से से भरी थी। बिना दिखने वाली लड़ाई क्लासरूम में फैल गई। वह जानती थी कि कैंडी कहाँ से आई। मैंने बहुत संभाल कर रखी थी, पर जे हानिवे को मिल गई। जियांग जिंगसुआन के अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और जोर से पुकारा, शाओ गुआई। यह नाम जियांग जिनशुआन ने मुझे सुबह मीटिंग के वक्त ही बता दिया था। आज तक मुझे किसी ने इस नाम से नहीं बुलाया था, इसीलिए जब भी जियांग जिनशुआन मुझे इस नाम से बुलाती, मुझे रिस्पॉन्स देने में 1 सेकंड का टाइम लग जाता था। मैंने पीछे घूमकर अचरज से पूछा, जियांग जिनशुआन, क्या बात है? जैसे ही जियांग जिनशुआन ने मुझे उस नाम से पुकारा, जी हानिवे का चेहरा एकदम से चेंज हो गया। जियांग जिनशुआन मन ही मन मुस्कुराई और उसका गुस्सा काफी कम हो गया। थोड़ा वाटर पी लो। इंसुलेटेड कप के कैप में रखा हुआ हॉट वाटर अब नॉर्मल टेम्परेचर पर था। मैंने चुपचाप वह पूरा वाटर पी लिया। इस समय सेमेस्टर का एंड आ चुका था और सिर्फ 1 वीक बाद विंटर वेकेशन होने वाले थे। वेदर भी पहले से काफी कोल्ड हो गया था, जिससे कई बच्चे बीमार होकर किंडरगार्टन नहीं आ रहे थे। एब्सेंट बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए टीचर्स ने भी क्लासेस ऑलमोस्ट स्टॉप कर दी थी। मॉर्निंग की एक क्लास के बाद कुछ बच्चों ने मुझे अपने साथ खेलने के लिए बुलाया। मेरा बहुत मन था, पर जियांग जिनशुआन के साथ रहने के प्रॉमिस के कारण मैं हिचकिचाने लगा। जाओ खेल लो, जियांग जिनशुआन ने मेरी हिचकिचाहट को भांपते हुए प्यार से कहा। मुझे थोड़ा अचरज हुआ, क्योंकि पहले वाली जियांग जिनशुआन इतनी लीनियंट नहीं थी। जियांग जिनशुआन ने जियांग जियांग के हाथ में मौजूद रेड पेपर कटिंग को दिखाते हुए कहा, अभी टीचर ने जो सिखाया वह मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं जी हानिवे से इस बारे में पूछना चाहती हूँ। पिछली क्लास में विंडो फ्लावर बनाना सिखाया गया था, इसलिए मैं खुशी खुशी बाकी बच्चों के साथ खेलने चला गया। जब मैं पूरी तरह से आंखों से ओझल हो गया, तब जियांग जिनशुआन ने अपनी नजरें हटाई और जी हानिवे की तरफ देखा। अब हिसाब किताब चुकता करने का टाइम था। जब मैं खेलकर वापस आया तो जियांग जिनशुआन और जी हानिवे दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठे अपने काम में बिजी थे। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और स्माइल करते हुए सॉफ्ट वॉइस में पूछा, जियांग जिनशुआन, तुमने बनाना सीखा या नहीं? जियांग जिनशुआन ने तुरंत टेबल पर रखा हुआ पहले से तैयार विंडो फ्लावर मुझे दिखाया। मेरी आंखें चमक उठी और मैंने जियांग जिनशुआन की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह सच में बहुत ब्यूटीफुल था। जियांग जिनशुआन की खूब तारीफ करने और कप का काफी वाटर पी लेने के बाद मुझे एक बात का एहसास हुआ, मेरी टेबल पर रखा हुआ एप्पल गायब था। मैंने जियांग जिनशुआन से पूछा कि क्या उसने मेरा एप्पल देखा है? जियांग जिनशुआन ने कहा कि उसने नहीं देखा और तुरंत बात को घुमाते हुए पूछा, क्या श्याओ गुआई को एप्पल पसंद है? बात पसंद या नापसंद की नहीं थी, बल्कि बात यह थी कि वह एप्पल जी हानिवे ने गिफ्ट किया था। मैंने सोचा, किसी का दिया हुआ गिफ्ट अच्छे से न रखना और उसे खो देना बहुत ही रूड और इंसल्टिंग बिहेवियर है। मुझे अपसेट देखकर जियांग जिनशुआन की आंखें सीरियस हो गईं और उसने सहलाते हुए कहा, अपसेट मत हो, घर चलकर मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा रेड और बिग एप्पल दूंगी, ओके? मैंने अपने होंठ भींचे और नामे सिर हिलाया। मैंने क्लासरूम के कोने कोने में उसे सर्च किया, यहाँ तक कि कई बच्चों से भी पूछा, पर वह कहीं नहीं मिला। निराश होकर मैं अपनी सीट पर वापस आया और जी हानिवे की शर्ट खींचते हुए बोला, सॉरी, मैंने तुम्हारा दिया हुआ एप्पल खो दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है। जी हानिवे की वॉइस थोड़ी कोल्ड थी। दूसरों को भले ना पता हो कि एप्पल कैसे गायब हुआ, पर क्या जी हानिवे को नहीं पता था? ये सोचते हुए जी हानिवे ने अपनी गर्दन घुमाई और गुस्से से जियांग जिनशुआन की तरफ देखा, जो उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में देख रही थी। जी हानिवे ने गुस्से में अपना हाथ भींचकर मुट्ठी बना ली। इस बात की वजह से मैं पूरे दिन अपसेट रहा, यहाँ तक कि घर वापस आने के बाद सोफे पर जियांग जिनशुआन के साथ बैठकर अपनी फेवरेट पिक्चर बुक देखने में भी मेरा मन नहीं लगा। जियांग जिनशुआन को अपना एप्पल वाला प्रॉमिस याद था, पर मेरी भूख गायब थी, इसलिए मैंने बस एक छोटा पीस खाया। मेरी नजर से दूर जियांग जिनशुआन का चेहरा अचानक एकदम सख्त हो गया। क्या उस जी हानिवे का दिया हुआ एप्पल सच में इतना इंपॉर्टेंट था? मेरा ध्यान भटकाने के लिए जियांग जिनशुआन ने सोचकर एक आइडिया दिया, हमने आज किंडरगार्टन में जो विंडो फ्लावर बनाए थे उन्हें वॉल पर पेस्ट करें। मैंने थोड़ा सोचा और सॉफ्ट वॉइस में कहा, ओके। जब जियांग जिनशुआन टेप लेने गई तो मैंने अपना स्कूल बैग खोला ताकि विंडो फ्लावर निकाल सकूं, पर बैग अंदर से एकदम एम्प्टी था, उसमें कुछ नहीं था। मुझे लगा शायद जियांग जिनशुआन ने उन्हें अपने बैग में रख लिया होगा। मैंने जियांग जिनशुआन का बैग लेकर उसकी जिप खोली तो वे वहीं थे। मैंने उन विंडो फ्लावर्स को बाहर निकाला, पर जैसे ही वे बाहर आए उनके साथ एक हल्की प्लास्टिक की चीज भी चिपक कर बाहर आई और फर्श पर गिर गई। वह एक कैंडी का रैपर था। मैंने उस रैपर को उठाया और उसे ध्यान से देखा। वह मुझे बहुत जाना पहचाना लगा। ट्रांसपेरेंट रैपर के एक कोने पर एक कार्टून ऑरेंज बना हुआ था। कल उस सर्वेंट भैया ने मुझे जो खट्टी मीठी कैंडीज दी थी उनमें ठीक ऐसी ही थी, क्योंकि पूरे पैकेट में सिर्फ एक
ही ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी थी, इसलिए मुझे वो अच्छे से याद थी। पर मैंने तो सुबह वे सारी कैंडीज जी हानियुए को दे दी थी ना। तभी टूल्स लेकर वापस आई जियांग जिनशुआन ने आवाज दी, शाओ गुआई। मैंने उस रैपर को उंगलियों में दबाकर उसकी तरफ देखा और पूछा, जियांग जिनशुआन, तुम्हारे बैग में ये कैंडी रैपर क्यों है? और क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि वह एप्पल कहाँ गया? उस रैपर को देखकर जियांग जिनशुआन के माथे पर बल आ गए। उसका अंदाज थोड़ा रूड लगा। शाओ गुआई, दूसरों की दी हुई चीजें मत लिया करो, समझे? चाहे वह कैंडी हो या एप्पल, तुम जो भी चाहोगे जियांग जिनशुआन तुम्हें लाकर देगी। जियांग जिनशुआन को यह बर्दाश्त ही नहीं था कि मेरे पास कोई ऐसी चीज हो जो उसने न दी हो। वह एप्पल कहाँ है? मैंने जियांग जिनशुआन के सवाल का जवाब न देते हुए अपनी नाक सिकोड़कर पूछा। अब जब बात यहाँ तक आ चुकी थी तो सच छुपाने का कोई फायदा नहीं था। जियांग जिनशुआन ने साफ कह दिया, डस्टबिन में। मैंने बहुत ही निराश नजरों से जियांग जिनशुआन को देखा। ये देखकर जियांग जिनशुआन धीरे धीरे मेरे करीब आई और मनाते हुए बोली, शाओ गुआई, गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें बहुत सारे एप्पल्स लाकर दूंगी, प्रॉमिस। मैंने इसके बाद कोई बात नहीं की और विंडो फ्लावर पेस्ट करने का प्लान भी वहीं ड्रॉप हो गया। जियांग जिनशुआन ने मनाने की कितनी भी कोशिश की, पर मैं बस गुमसुम सोफे पर बैठा रहा। जियांग जिनशुआन को समझ नहीं आ रहा था कि महज एक एप्पल के लिए मैं उससे इतना ज्यादा नाराज क्यों हूँ। बाहर अंधेरा होने लगा था और जियांग पापा के ऑफिस से घर लौटने का टाइम हो चुका था। मैं सोफे से नीचे उतरा और उदास मन से बोला, जियांग जिनशुआन बाय, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं सीधे मेन गेट की तरफ बढ़ गया। जियांग जिनशुआन पूरी तरह से सीरियस चेहरा बनाए चुपचाप मुझे दूर जाते हुए देखती रही, जब तक कि मैं ओझल नहीं हो गया। रात के ऑलमोस्ट 7 बजे दिन भर के काम के बाद जियांग पापा घर लौटे। जब उन्हें रोज की तरह दोनों बच्चों की हंसी मजाक और शोर शराबा सुनाई नहीं दिया तो उन्हें थोड़ा अचरज हुआ। छोटी जिनशुआन, शाओ हेंग कहाँ है? जियांग पापा ने क्यूरियोसिटी से पूछा। सोफे पर बैठी जियांग जिनशुआन का चेहरा उतरा हुआ था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अरे इसे क्या हुआ? जियांग पापा ने पास खड़े उस सर्वेंट से पूछा जो बच्चों की केयर करता था। बेबी जिनशुआन और बेबी शाओ हेंग के बीच शायद कोई फाइट हो गई है, सर्वेंट ने सच बता दिया। जब डिनर टेबल पर सज गया तो जियांग पापा ने किसी को भेजकर मुझसे पूछवाया कि क्या मैं डिनर करना चाहता हूँ। चेयर पर बैठी जियांग जिनशुआन ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसे कोई परवाह न हो, पर उसके कान पूरी तरह से उसी तरफ लगे हुए थे। कुछ ही देर में पूछने गया, पर्सन वापस आ गया। बेबी शाओ हेंग तो सो चुके हैं। जियांग पापा ने सोचा कि जब वह सो गया है तो ठीक है, उसे सोने देते हैं। भले ही टेबल पर सिर्फ एक पर्सन कम था, पर वहां का माहौल इतना शांत था कि सब कुछ सूना सूना लग रहा था। थोड़ा सा डिनर जैसे तैसे फिनिश करके जियांग जिनशुआन भी चुपचाप ऊपर अपने रूम में चली गई। वह कारपेट पर बैठ गई और उसने बिना एक शब्द बोले बची हुई सारी कैंडीज निकाल कर खा ली। क्या बकवास कैंडी थी, इसमें जरा भी स्वीटनेस नहीं थी। जियांग जिनशुआन से मेरी जान पहचान पहले हुई थी, फिर मैं उस जी हानियुए का साइड क्यों ले रहा था? आधे घंटे बाद फ्रेश होकर बेड पर लेटी जियांग जिनशुआन अंधेरे में सीलिंग को घूरती रही। उसने मन ही मन पक्का डिसीजन लिया कि वह मुझसे पूरे 3 दिन तक बात नहीं करेगी। पर क्या 3 दिन बहुत ज्यादा नहीं हो जाएंगे? चलो एक दिन सही रहेगा। नहीं, आधा दिन ही ठीक है। पर अगर उसने मुझसे बात नहीं की तो क्या इससे जी हानियुए का फायदा नहीं हो जाएगा? नहीं, उसे कल सुबह खुद मुझसे आकर बात करनी होगी। मैं जी हानियुए का फायदा नहीं होने दे सकती। बात करना एक अलग बात थी, पर जियांग जिनशुआन ने सोच लिया था कि वह इतनी जल्दी मुझे माफ नहीं करेगी जब तक कि मैं खुद अपनी मिस्टेक मानकर सॉरी ना बोलूं। बस यही फाइनल था। रात के 3 बजे पूरी दुनिया एकदम शांत थी और सब गहरी नींद में थे। मजे से सो रहे जियांग पापा को महसूस हुआ कि किसी ने उन्हें धीरे से हिलाया है। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्हें बेड के पास एक छोटी सी परछाई खड़ी दिखाई दी। भले ही जियांग पापा का हार्ट काफी स्ट्रांग था, पर इस सीन को देखकर वह भी एक पल के लिए कांप उठे। अगले ही पल जियांग जिनशुआन की थोड़ी झिझकती हुई आवाज आई, पापा। ये एहसास होने पर कि वह जियांग जिनशुआन है, जियांग पापा ने चैन की सांस ली। उन्होंने बेड के पास रखा लैंप ऑन किया और मन ही मन खुद को शांत किया कि यह अपनी ही बच्ची है, इकलौती है, जिसे उसकी माँ ने पूरे 10 महीने पेट में रखकर जन्म दिया है। कोई प्रॉब्लम है क्या? बेड पर उठकर बैठते हुए जियांग पापा ने अपना सिर सहलाया। जियांग जिनशुआन के चेहरे पर एक उम्मीद सी चमक उठी और वह बोली, क्या आप मेरे लिए किसी को सर्च कर सकते हैं? रात के 3:07 पर सब कुछ सहने वाले सीधे साधे पापा अपनी बेटी को साथ लेकर मैनेजर के पीछे पीछे एक नौकर के कमरे के गेट पर पहुंचे और नॉक किया। नींद से जागे नौकर का चेहरा देखने लायक था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात के 3:12 पर जियांग के पापा, जियांग जिनशुआन, मैनेजर और वह नौकर सब मिलकर सीसीटीवी रूम में गए। उन्होंने 2 दिन पहले रात के 10 बजे का वीडियो निकाला। वीडियो को रोका गया और सब मिलकर स्क्रीन को ध्यान से देखने लगे। वे यह देख रहे थे कि नौकर ने मुझे जो टॉफियां दी थीं, वे किस किस फ्लेवर की थीं। एक ऑरेंज फ्लेवर की, 3 मैंगो फ्लेवर की और 2 क्रैनबेरी फ्लेवर की। जब सब साफ हो गया तो नौकर ने उसी फ्लेवर की टॉफियां ढूंढकर जियांग जिनशुआन के हाथ में दे दी। जब वे जाने पहचाने लोहे के मेन गेट के सामने पहुंचे तो जियांग के पापा ने एक लंबी सांस ली। क्या सच में कल सुबह तक का इंतजार नहीं हो सकता? जियांग जिनशुआन कुछ नहीं बोली। पापा ने फिर कहा, बिना मालिक की मर्जी के किसी के घर में घुसना कानूनन जुर्म है, पुलिस पकड़कर जेल में डाल देगी।
जियांग जिंगशुआन ने उनकी तरफ देखा। उसका लहजा बहुत सीरियस था। क्या पुलिस मेरे शाओगुआई से माफी मांगने के बाद मुझे पकड़ सकती है? पापा की आंखें फटी की फटी रह गईं। अपने पापा की मदद से जियांग जिंगशुआन दीवार पार करके आंगन में आ गई। घर का मेन गेट सच में लॉक नहीं था। जियांग जिंगशुआन ने बहुत आसानी से उसे पुश किया और अंदर चली गई। रास्ते में सीखे हुए माफी के सारे शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। अगर सच कहें कि क्या जियांग जिंगशुआन को अपनी गलती का एहसास था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरे लिए उसका पजेसिव होना बहुत ज्यादा था। चाहे वह मेरी अपनी चीज हो या किसी और की दी हुई, उसके लिए सब एक समान था। उसने तो यहाँ तक सोच लिया था कि शायद मैं उसे इस बार भी माफ नहीं करूंगा। शाओगुआई। मेरे बेडरूम के गेट के बाहर खड़े होकर जियांग जिंगशुआन ने कई बार आवाज लगाई, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसे एक अजीब सा डर लगने लगा। उसने फिर कुछ आवाजें लगाई। जब अंदर से कोई हलचल नहीं हुई, तो वह सब कुछ भूलकर सीधे हैंडल को नीचे की तरफ पुश करके कमरे में चली गई। मेरा बेडरूम। जियांग जिंगशुआन यहाँ पहले भी कई बार आ चुकी थी। वह बिना चूके सीधे बेड के पास पहुंची। उसने जैसे ही मुझे छुआ, मेरा शरीर तवे की तरह गर्म था। शाओगुआई। पूरे जियांग हाउस की लाइट्स ऑन हो गई। जियांग फैमिली के अपने हॉस्पिटल के बच्चों के डॉक्टर तेजी से घर की तरफ आ रहे थे। जियांग जिंगशुआन के कमरे में उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने रोते हुए कहा, शाओगुआई, मुझे माफ कर दो। तभी मैंने अचानक कुछ हलचल की। शाओगुआई, क्या हुआ? जियांग जिंगशुआन का दिल जैसे बैठ गया। उसने घबराकर पूछा। अगले ही पल मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया और रोने लगा। मम्मी, डैडी, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। क्या मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ? मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और गालों से नीचे बह रहे थे। जियांग जिंगशुआन बार बार अपने हाथों से मेरे आंसू साफ कर रही थी। वे गर्म आंसू उसकी उंगलियों को छू रहे थे, जिससे उसका दिल कांप उठा। उसने मेरे उन माता पिता के लिए अपने मन में बहुत गुस्सा और नफरत महसूस की, जिन्हें उसने कभी देखा तक नहीं था। आवाज सुनकर जियांग के पापा तेजी से कमरे में आए। श्याओ 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 हेंग को मुझे दे दो। जियांग जिंगशुआन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया और अपने पापा को शक की निगाहों से देखने लगी। पापा का चेहरा गंभीर था। उन्होंने धीरे से कहा, मेरे पास इसे संभालने का एक तरीका है। यह सुनकर जियांग जिंगशुआन ने मुझे छोड़ा और उम्मीद भरी नजरों से पापा को देखा। पापा ने मुझे कंबल के साथ प्यार से उठाया, बेड के किनारे बैठे और धीरे धीरे मेरी पीठ को थपथपाने लगे। जैसे ही मुझे पुरानी जानी पहचानी थपकी महसूस हुई, मेरा रोना धीरे धीरे बंद हो गया। जियांग जिंगशुआन ने अपने होंठ भींचे और सोचा, उन्होंने इतने प्यारे बच्चे को क्यों छोड़ दिया। पापा ने धीमे से कहा, श्याओ शुआन, इंसान बहुत अजीब और उलझा हुआ जीव होता है। मेरा तेज बुखार कम होने के आधे घंटे बाद ऐसा लगा जैसे वह फिर से वापस आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि प्ले स्कूल के सेमेस्टर के बचे हुए दिन अब मिस होने वाले हैं। पापा ने हम दोनों के लिए छुट्टी की बात कर दी थी। इस समय गहरी सर्दी का मौसम था। कई दिनों तक मेरी तबीयत ऊपर नीचे होती रही, जिससे जियांग जिंगशुआन हर समय बहुत ज्यादा फिक्रमंद और सतर्क रही। इन दिनों मैं जियांग हाउस में ही रह रहा था। सच कहें तो मैं हर समय जियांग जिंगशुआन के कमरे में ही रहता था। मैंने बस कुछ देर के लिए विंडो क्या खोली, जियांग जिंगशुआन तुरंत भागती हुई आई और उसे बंद कर दिया। ठंड लग रही है क्या? पूछते हुए उसने अपना हाथ मेरे माथे पर रख दिया। मैंने 2 बार खांसा, उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए भारी आवाज में बोला, कमरे में बहुत सफोकेशन, घुटन लग रही थी, बस थोड़ी ताजी हवा के लिए विंडो ओपन की थी। एक बार ठीक हो जाओ, फिर विंडो ओपन करेंगे, ओके? जियांग जिंगशुआन ने प्यार से समझाया। हालांकि मेरा मन अभी हवा खाने का था, पर उसे परेशान न करने के लिए मैंने सिर हिलाया और अच्छे बच्चे की तरह कहा, ठीक है। पिछले हफ्ते ही डॉक्टर ने मेरा फुल बॉडी चेकअप किया था और खाने पीने से लेकर हर छोटी बात की एक लंबी लिस्ट दी थी। उस प्रिंटेड पेपर पर बहुत सारे नोट्स लिखे थे। जियांग जिंगशुआन जब भी फ्री होती, उसे निकाल कर देखने लगती ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। पापा जब ऑफिस का काम खत्म करके लौटे तो जियांग जिंगशुआन मुझे पानी पिला रही थी, पर मैंने अपने सूखे होंठों को छुआ और बीमारी के कारण कमजोर आवाज में कहा कि मुझे अब और नहीं पीना। क्लास में आधा पानी बचा देखकर जियांग जिंगशुआन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और गुस्से से कहा, बिल्कुल नहीं, पूरा पियो। तभी मेरी नजर पापा पर गई। मुझे जैसे कोई सहारा मिल गया हो। मैं सोफे से नीचे आया और सीधे भागते हुए पापा की बाहों में जा समाया। अंकल, आप आ गए। पापा ने मुस्कुराते हुए मुझे ऊपर उठाया, हमेशा की तरह मेरे माथे को छुआ और प्यार से पूछा, श्याओ हेंग, क्या आज भी तबीयत खराब लग रही है? मैंने अपना सिर हिलाया। क्या आज अंकल को ऑफिस में बहुत काम करना पड़ा? बस थोड़ा सा, पापा ने प्यार से कहा। मैंने कुछ सोचा, तो क्या मैं अंकल के कंधे प्रेस कर दूं? इस तरह हम दोनों के बीच प्यारी बातें होने लगी। हाथ में पानी का ग्लास लिए जियांग जिंगशुआन का चेहरा उतर गया। वह कुछ नहीं बोली और उसका मूड खराब लग रहा था। जब पापा सोफे पर बैठे ताकि मैं उनके कंधे प्रेस कर सकूं, तो जियांग जिंगशुआन तुरंत बीच में आई और खुद कंधे प्रेस करने का इशारा किया। पापा अभी बच्चों के साथ इस सुख का आनंद ले ही रहे थे कि अगले ही पल उनका चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। इस बच्ची के हाथों में सच में बहुत ताकत थी। बीमारी की वजह से पूरी सर्दी में घर से बाहर नहीं निकला। जैसे जैसे साल का अंत आ रहा था, पापा का शेड्यूल बहुत बिजी होता गया। घर में ज्यादातर समय सिर्फ जियांग जिंगशुआन ही मेरे साथ होती थी। हम दोनों हर समय साथ रहते थे। ये बात जियांग जिंगशुआन को बहुत पसंद आ रही थी। हम दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं था। सबसे अच्छी बात यह थी कि मैं हर समय सिर्फ उसे ही देखता
देखता था। पर अफसोस, ये अच्छे दिन खत्म होने वाले थे। फरवरी का महीना आ चुका था, हर तरफ हरियाली थी। कल से प्ले स्कूल ओपन होने वाला है, ये सोचकर मैं टेबल के पास बैठकर केक का पीस खाते हुए खुशी से झूम रहा था। केक खत्म करने के बाद जियांग जिंगशुआन की थेरेपी, मेंटल ट्रीटमेंट का समय हो गया। मैं हमेशा की तरह उसके साथ गया। वह अपना ट्रीटमेंट लेती और मैं पास बैठकर अपनी कॉमिक्स बुक्स देखता। मेरे रहने से वह थोड़ी शांत रहती थी, पर बस थोड़ी सी ही। जियांग जिंगशुआन को यह बर्दाश्त नहीं था कि मैं उसके अलावा किसी और चीज पर ध्यान दूं, इसलिए वह थोड़ी थोड़ी देर में मुझे तंग करती। चाओ ग्वाय, मुझे देखो, मैं अच्छे स्वभाव का था, इसलिए कभी गुस्सा नहीं करता था, बल्कि हमेशा उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल दे देता था। ये देखकर डॉक्टर भी बोल उठी, ये बच्चा तो बिल्कुल फरिश्ता है। वे मुझे बहुत ही प्यार भरी नजरों से देख रही थी, पर जैसे ही डॉक्टर ने दूसरी तरफ देखा, उनका सामना जियांग जिंगशुआन की उन ठंडी और गुस्से से भरी नीली आंखों से हुआ। डॉक्टर का तो जैसे खून ही जम गया। उन्होंने मुझे बस कुछ सेकंड ही तो देखा था, वह तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे डॉक्टर कोई क्रिमिनल हो। शाम के समय आज का सेशन खत्म हुआ। मैंने जियांग जिंगशुआन के कपडेढ़े का एक कोना पकड़ा और डॉक्टर को बाएं कहा, बाएं बाएं डॉक्टर आंटी, सेफ सफर। डॉक्टर का दिल खुश हो गया। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, थैंक यू शाओ हैंग। मैंने जियांग जिंगशुआन का हाथ थोड़ा सा प्रेस किया और उम्मीद से उसकी तरफ देखा। वह मेरा इशारा समझ गई। उसने एक अजीब सी स्माइल दी और बहुत कम शब्दों में कहा, डॉक्टर मू बाय। डॉक्टर ने कहा, बाय प्रिंसेस। यह कोई मजाक नहीं था। जियांग जिंगशुआन की उस स्माइल को देखकर डॉक्टर को लगा जैसे उनका मर्डर होने वाला है। अभी वे ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उन्हें मेरी आवाज सुनाई दी। मैं जियांग जिंगशुआन की तारीफ कर रहा था। जियांग जिंगशुआन तो दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची है। अगली सुबह जियांग हाउस के बाहर हम दोनों बच्चे हाथ में हाथ डाले स्कूल बस में चढ़ गए। जैसे ही हमने क्लास में एंट्री की, मैंने उत्सुकता से चारों तरफ देखा। शेहान को देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। जियांग जिंगशुआन, शेहान वहां है। मैंने इशारा किया। जियांग जिंगशुआन ने धीरे से कहा, ठीक है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम शेहान के पास गए। शेहान जियांग जिंगशुआन को के पास गए। जी हान युए, जियांग जिंगशुआन को तुमसे कुछ कहना है। ये हान युए थोड़ा हैरान हुआ और उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि जियांग जिंगशुआन उससे कोई अच्छी बात कहेगी। मैंने जियांग जिंगशुआन को हिम्मत दी। इसके बाद जियांग जिंगशुआन ने अपने बैग से एक सुंदर सा टॉफी का बॉक्स निकाला और सीए हानयुए के सामने रख दिया। सीए हानयुए शांत था। वह सोच रहा था कि ये क्या नया ड्रामा है। अगले ही पल जियांग जिंगशुआन ने नीचे झुककर माफी मांगी। सीए हानयुए, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारा दिया हुआ एप्पल कचरे के बक्से में नहीं फेंकना चाहिए था। सीए हान का गुस्सा और बढ़ गया, खासकर तब जब उसने जियांग जिंगशुआन की आंखों में जीत का भाव देखा। वह सिर्फ इसलिए ऐसा कर रही थी क्योंकि मैं उसकी चालें नहीं देख सकता था। वह तो चाहती थी कि शे हान उसे माफ न करे ताकि वह मेरे सामने उसे बुरा दिखा सके। शे हान ने अपनी नाराजगी छुपाते हुए कहा, मैंने तुम्हें माफ किया। दोनों को एक होते देख मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। मैंने खुश होकर कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ। उस दिन के बाद से जियांग जिंगशुआन और जी हानयुए के बीच एक दीवार खींच गई। जियांग जिंगशुआन सामने से और जी हानयुए पीछे से एक दूसरे के खिलाफ चालें चलते, पर दोनों का एक ही रूल था, मुझे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इस तरह प्ले स्कूल खत्म होने तक मुझे कुछ भनक नहीं लगी और मैं यही सोचता रहा कि वे दोनों बहुत अच्छे भाई बहन बन गए हैं। हर साल जून में स्कूल का फेयरवेल फंक्शन होता था। इस बार की थीम क्रिएटिव ड्रेस थी। फंक्शन के बाद सब बच्चों को वोट देकर सबसे बेस्ट ड्रेस वाले को विनर चुनना था। मैंने एक बहुत बड़ा पीले रंग का लेमन नींबू कैप पहना हुआ था। मेरी आंखें चमक रही थी। जियांग जिंगशुआन ने भी वैसा ही पर्पल कलर का बेरी कैप पहना था। उसने सीरियस होकर कहा, लेमन बहुत क्यूट है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये कैप बहुत बड़ी है। हम साथ चलते हुए एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे। वह इस बात से थोड़ी उदास थी। आज रात स्कूल में बहुत चहल पहल थी। हर तरफ अच्छे कपड़ों में पेरेंट्स दिख रहे थे। बच्चों की ड्रेसेस भी बहुत यूनिक थी, कुछ क्यूट, कुछ क्लासी, तो कुछ फनी। बस एक कोने में काले रंग की टी शर्ट पहने शेहान सबसे अलग बैठा था। वह चुपचाप और शांत नजरों से कुछ दूरी पर शे मान की फैमिली को देख रहा था। उस हंसते खेलते परिवार को देखकर उसके मन में नफरत का तूफान उठ रहा था। तभी एक आवाज आई, शेहान। तो गाइस अपना वीडियो हो चुका है अपलोड और अभी हम करते हैं ये वीडियो को एंड। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर।